इजरायल रुकने को तैयार नहीं, ईरान झुकने को तैयार नहीं और अब अमेरिका बढ़ा रहा है वर्ल्ड वॉर का खतरा। मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ महायुद्ध। नमस्कार। दुनिया का इतिहास कहता है कि दो देशों की लड़ाई सिर्फ उन तक सीमित होकर के नहीं रहती। दुनिया में जब भी दो देश एक दूसरे पर बम बरसाते हैं तो ये लड़ाई सिर्फ उन दो देशों तक सीमित नहीं रहती है। हर जंग का एक तीसरा पहलू होता है जिसमें एक नहीं कई किरदार होते हैं। ये किरदार अपने अपने फायदे के लिए दो देशों को भड़काते भी हैं और अपने अपने फायदे के लिए उन दो देशों को टेक्टिकल सपोर्ट भी देते हैं और अपने फायदे के लिए कभी कभी वो दुश्मन देश पर बम भी बरसाते हैं। तो आखिर ईरान इजराइल की जंग में किस देश का क्या फायदा है? क्यों कभी पक्के दोस्त रहे ईरान और इजराइल एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और क्यों अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा है? आज के वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं और साथ में ये चर्चा भी करेंगे कि इस अहम मौके पर भारत का रुख अब क्या होना चाहिए और इस लड़ाई से भारत की मुसीबत कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि ईरान और इजराइल की जंग में किसका क्या दांव पर है और कौन किस सोच के साथ हालात को उलझा और सुलझा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की। इजराइल इस जंग का की प्लेयर है। उसका मकसद है ईरान के परमाणु ठिकाने को ध्वस्त करना, उसकी ओर से किसी भी तरीके के खतरे को वक्त से पहले ही खत्म कर देना और इसीलिए वो मिसाइलें दाग रहा है। लेकिन इजराइल की यह हरकत इलाके में जंग भड़का सकती है। अमेरिका भी ईरान के परमाणु ठिकाने को ध्वस्त करना चाहता है ताकि उसके सहयोगी सुरक्षित महसूस कर सके। अमेरिका ने भी इसलिए ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला भी बोला। लेकिन अमेरिका की जंग में उतरने पर रूस और चीन की ओर से पलटवार का डर भी और ज्यादा बढ़ गया है। इस जंग में दूसरा की प्लेयर है ईरान। ईरान अपने ऊपर हुए हमले का करारा जवाब देने में जुटा हुआ है। इसके लिए वो प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल कर रहा है, अपने ड्रोन्स और मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इस वजह से वो दुनिया में अलग थलग भी पड़ सकता है और उसकी अर्थव्यवस्था भी गर्त में जा सकती है। इस जंग में एक और किरदार है पाकिस्तान। वैसे तो पाकिस्तान के हालात मैं वो तुम और खामखा से ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इस लड़ाई में पाकिस्तान भी अपना फायदा ढूंढ रहा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ईरान के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए पाकिस्तान इस जंग के बीच में अमेरिका से पैसे ऐंठना चाहता है। लेकिन मुश्किल यहाँ ये है कि अगर पाकिस्तान का ये खेल खुला तो मुस्लिम वर्ल्ड में तो उसकी किरकिरी होगी ही, साथ ही ईरान के साथ उसके संबंध बिगड़ जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को होगा 2 नुकसान। एक तो उसे ईरान से आर्थिक मदद नहीं मिलेगी और दूसरे बलूचिस्तान में आतंकी घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। पर सवाल यह है कि आखिर इजराइल में ईरान पर हमला क्यों किया? तो उसकी एक नहीं कई सारी वजहें दिखती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इजराइल हमास को जड़ से खत्म करना चाहता है और 1979 के बाद इस्लामिक रिपब्लिक बने ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को अपना रणनीतिक समर्थन दिया है। इस वजह से ईरान और इजराइल एक दूसरे के स्वाभाविक दुश्मन बन चुके हैं। दूसरी बात यहाँ यह है कि अगर ईरान ने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया तो इजराइल के लिए हमास जैसे संगठनों पर हमला करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे हालात में ईरान उन्हें अपने समर्थन देगा और दुनिया शांति के लिए इजराइल पर दबाव बनाएगी, क्योंकि 2 परमाणु शक्तियों का टकराव कोई नहीं चाहता है। इसलिए हमास के होते हुए ये जंग अब ईरान तक पहुंच चुकी है। अगर मैं आपको इस लड़ाई की पृष्ठभूमि में लेकर के चलूं तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने गाजा पट्टी में इजराइल पर हमला बोला और 1200 इजरायली नागरिकों को मार डाला, जिसके जवाब में इजराइल ने तकरीबन 2 सालों में गाजा पट्टी को तहस नहस करके रख दिया। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रही। 2025 में इजराइल ने पहले हिजबुल्लाह को टारगेट किया और फिर 13 जून को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च कर दिया। और अब इस लड़ाई में अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतान्स और इस्फहान में परमाणु ठिकानों पर रिटेलिएट किया और ईरान ने भी अब अमेरिकी बेस पर हमला किया। ईरान बदले की आग में इस समय है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान इस समय सुलग रहा है। ईरान इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है तो वहीं यूएस एयरबेसेस को भी टारगेट कर रहा है। अब जाहिर है ईरान झुकने को तैयार नहीं है, इसलिए लड़ाई और ज्यादा तेज हो चुकी है और इसके आसार ज्यादा हैं। इस लड़ाई की अहम वजहों में बेन गुरियन थ्योरी भी कही जाती है।
है। दरअसल कुछ लोगों का दावा है कि इजराइल स्वेज नहर के विकल्प के तौर पर बेन गुरियन नहर को डेवलप करना चाहता है। ये नहर भी भूमध्य सागर को अरब सागर से कनेक्ट करता है। फर्क बस इतना होगा कि बेन गुरियन नहर का इस्तेमाल स्वेज नहर के विकल्प के तौर पर होगा। दावा यह भी है कि गाजा में 15 महीने पुराना युद्ध सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच अस्तित्व का संघर्ष नहीं है, बल्कि अमेरिका और उसके विरोधियों, खास तौर पर चीन के बीच में वैश्विक भू आर्थिक युद्ध है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका एक ऐसा वैकल्पिक नहर बनाना चाहता है जिसमें उस नहर से काम चल सके और व्यापार भी आराम से हो सके विकल्प के तौर पर। बेन गुरियन नहर की अवधारणा 1963 में पेश की गई। इसके तहत नेगेव रेगिस्तान के माध्यम से 260 से 300 किलोमीटर लंबे कृत्रिम जलमार्ग की कल्पना होती है, जो भूमध्य सागर को अकावा की खाड़ी और लाल सागर से जोड़ेगा। नहर के प्रस्तावित मार्ग के मानचित्र में मध्य गाजा पट्टी को भी शामिल किया गया है। ये नहर गाजा से ही शुरू होकर के अकावा की खाड़ी में मिलेगा, जहां से मालवाहक जहाज आसानी से लाल सागर होते हुए अरब सागर और फिर आगे का रास्ता तय कर पाएंगे। इस नहर के एक छोर पर मिस्र और दूसरे छोर पर सऊदी अरब है। बेन गुरियन नहर से इजराइल और अमेरिका को दीर्घकालिक रणनीतिक लाभ मिल सकता है। वो स्वेज होकर के गुजरने वाले 12% शिपिंग का हिस्सा हथिया सकते हैं, जो वो भागीदारों और दूसरे सहयोगियों को सस्ते में पारगमन की जो सुविधा है, उससे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी चोट पहुंचा सकता है। चीन का BRI प्रोजेक्ट काफी हद तक मिस्र के स्वेज नहर पर निर्भर करता है, लेकिन इजराइल के बेन गुरियन नहर परियोजना में कई सारी परेशानियां हैं। इसमें सबसे बड़ी परेशानी बजट की है। ऐसा माना जा रहा है कि इस नहर को बनाने में अरबों डॉलर्स खर्च होंगे। इससे अकेले इजराइल के लिए संभालना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा सुरक्षा संबंधी परेशानियां भी बहुत ज्यादा हैं। इसके एक छोर पर हूती विद्रोहियों का इलाका, जो सस्ते ड्रोन से इस नहर से गुजरने वाले जहाजों को आसानी से टारगेट कर सकता है। वहीं गाजा में भी हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे गुट नहर की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि अभी तक किसी देश ने इसका आधिकारिक प्रस्ताव नहीं रखा और मिस्र इसे स्वीकार करेगा, इसकी उम्मीद भी बहुत कम है। ऐसे में ये परिकल्पना किसी सपने सरीखा ही है। वजह चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मिडिल ईस्ट एक बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ा हो चुका है और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। भारत अमेरिका और इजराइल के साथ ही ईरान और अरब दुनिया से भी गहरे संबंध रखता है। ऊर्जा सुरक्षा जिसमें शामिल है। भारत की 55% कच्चे तेल की जरूरत खाड़ी देश से पूरी होती है। खाड़ी देशों में 90 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। भारत का समुद्री व्यापार हार्मुज जल डमरू मध्य, रेड सी और स्वेज नहर से होकर के गुजरता है और इस वजह से भारत बीच में फंस गया है। भारत किसी एक पक्ष का खुला समर्थन नहीं कर सकता। ईरान पाकिस्तान की नजदीकी भी एक कारण है। ईरान यदि पाकिस्तान के करीब गया तो चाबार पोर्ट पर असर पड़ेगा। संघर्ष का प्रभाव दक्षिण एशिया तक आ सकता है। चीन ईरान और अरब देशों में अपनी पैठ बढ़ा सकता है और इसी वजह से भारत के लिए तटस्थ रहना जरूरी भी है और मजबूरी भी। और शायद यही वजह है कि भारत ने ना तो अब तक अमेरिका इजराइल के हमलों की खुलकर निंदा की और न ही समर्थन किया। भारत कूटनीति, शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून की वकालत कर रहा है। बेहद कूटनीतिक तरीके से भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को किसी एक देश के सहारे पूरा नहीं करना चाहता और इसलिए इसी बीच ईरान से हमारी निर्भरता कम भी हुई, लेकिन हमने उसे नकारा भी नहीं। इन हालात में भारत एक स्वाभाविक मध्यस्थ हो सकता है, क्योंकि हमारे रिश्ते इजराइल और ईरान दोनों से हैं। भारत में रहने वाले लाखों शिया मुसलमानों का मन ईरान में बसता है और इसीलिए हम ईरान को खुलकर नकार भी नहीं सकते। जाहिर है मिडिल ईस्ट संकट भारत के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। एक छोटी सी गलती ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कूटनीतिक रिश्ते को प्रभावित कर सकती है, लेकिन एक संतुलित, तटस्थ और सक्रिय कूटनीति भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित भी कर सकती है।